हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के 100% शॉर्ट टॉपिक्स। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आपको डर लग रहा है तो भाई ये टॉपिक तो जरूर करके चले जाना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहला टॉपिक करना है वो है हमारा कोलोम्स लॉ। कोलोम्स लॉ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही आती है हमारी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। उसके बाद आपको फोर्स का फॉर्मूला, जिस बच्चे को नहीं आता तो उसने पूरी फिजिक्स में क्या ही पढ़ा होगा, नेचर ऑफ फोर्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके में जो डेरिवेशन है ना उसके काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको डेरिवेशन जरूर करके जानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दो डेरिवेशन है इसकी, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स की चिंता आपको नहीं करनी है। मैं आपको सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, वो आप चेकआउट कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेक्स्ट इस चैप्टर के लिए, वो है गॉस थ्योरम। भाई गॉस थ्योरम आपको जरूर पढ़ के जानी है। इसकी जो 3 एप्लीकेशन है उसके भाई एक ना एक डेरिवेशन आपको जरूर पूछेगा, चाहे वो शीट की हो, चाहे वो वायर की हो, या फिर आपकी शेल की हो। आपको इसमें से एक डेरिवेशन पक्का देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है इसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भाई ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके पूछने की इसकी डेफिनेशन और ऐसा यूनिट, तो आपको जरूर पता होना चाहिए ऐसा यूनिट और इसकी डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आप जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, वो आपको पता होना चाहिए। ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। और एक और है और इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये इसका भी रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम टॉर्क पे। टॉर्क में आपको मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, मिनिमम टॉर्क कब होता है, ये 2 कंडीशन है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में भी 2 कंडीशन है कि आपका स्टेबल कंडीशन कब होगी और अनस्टेबल कंडीशन कब होगी। 0 डिग्री पे स्टेबल और 180 डिग्री पे अनस्टेबल, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, लेकिन एक तरह के लिए ये छोटा टॉपिक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मूव करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्पीक नहीं करना है। सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन, उसके बाद जो शेप होती है अलग अलग चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, डाइपोल के लिए, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और प्रॉपर्टी पर आपको सवाल आएगा कि वर्क डन इसमें 0 क्यों होता है। सिंपल सी बात है भाई, पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन 0 आ जाएगा। इसमें तो नेक्स्ट सवाल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर क्यों होती है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद जो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस पर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी पूछ लेता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट आता है इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस पे बेस एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज में। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर में इस बार है ना डेरिवेशन आपके साथ नहीं आ रही हो, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको भाई डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो कैपेसिटर के अंदर पार्शियलिटी फील्ड कर देते हैं उसमें क्या चेंजेस आता है, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है, पोटेंशियल में क्या चेंजेस आता है और चार्ज में क्या चेंजेस आता है, ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेरिवेशन आती है वो है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। सेम अगेन दोबारा सीबीएसई वालों को ये नहीं करनी है, सिंपली इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ CV स्क्वायर। वो आपको पूछने को मिलेगा इसमें और न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी। मैं दोनों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई फिर तुम कहते हो भैया आप खाली सीबीएसई का बता रहे हो, तो इसलिए मैं दोनों को ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ बाई एम, इस वाली फॉर्म में भी और इस वाली फॉर्म में भी। जो सा आपको यूज करना हो उस टाइम पर वो आप यूज कर सकते हैं, जो आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है टेम्परेचर वर्सेज रेजिस्टेंस में। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है और डिक्रीज होने पे क्या फर्क पड़ता है। और इसमें 2 लॉ आते हैं हमारे, केसीएल और केवीएल। केसीएल में आपको क्या है, सिंपली किरचॉफ करंट लॉ है, उसको आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। सिंपल सा यार, आसान सा। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो इसका है ना आपकी कंडीशन पता होनी चाहिए, बैलेंस कंडीशन जो होती है, तो आपको ये जरूर कर लेनी है। उसका स्टिल डायग्राम तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम बनाना आना चाहिए, कहीं डायग्राम ही नहीं बना के आओ तुम। न्यूमेरिकल आएगा इसमें भाई, न्यूमेरिकल आपको जरूर देखना है। डेरिवेशन इसमें बहुत कम ही चांसेस है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको जरूर कर लेनी है। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन वेरियस
वेरिएबल्स, जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं, ई वी आर एस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ, उसमें जो रिलेशन है वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये आप एक तरफ, अगर आप सीबीएसई के हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें लास्ट कुछ सालों से सवाल बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको ये जरूर पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका भाई ये ग्राफ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है, ये रिलेशन जरूर पूछा जाता है। सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी ये पूछ रखा था, तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में ये आ जाए। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें सैंपल पेपर बता दीजिए। तो भाई मैं सैंपल पेपर के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, उसका नाम है ओसवाल बुक्स। इसमें पूरे आपके 4 बुक्स आती हैं, वो पूरा पैक होता है। सबसे पहले आपकी फिजिक्स की, उसके बाद आपकी बायोलॉजी की, उसके बाद है केमिस्ट्री की, एंड लास्ट जो है वो है इंग्लिश की। अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं है तो बायो को रिप्लेस करके मैथ ले सकते हैं। अब मैं आपको फिजिक्स का दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टिप्स नोट्स देखने को मिलेंगे, साथ में आपको माइंड मैप भी दिए जाएंगे इसके अंदर, और आपको 5 जो सैंपल पेपर हैं वो सोल्ड सैंपल पेपर मिलेंगे, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लेटेस्ट है, और इसमें आपके टॉपर्स के भी आंसर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ पर आपको 5 एक्स्ट्रा सैंपल पेपर मिलते हैं। इसमें आप अपनी क्यूआर कोड स्कैन करके भी सॉल्यूशन देख सकते हो पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो इसमें आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी मिल जाती है, किस तरह से टॉपर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपको अंडरलाइन भी कर रखी है, हाईलाइट किस तरह से कर रखा है। तो आप इन्हें प्रैक्टिस के लिए अपनी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, मैंने भी क्लास 10th में यूज़ करी थी, 12th में भी यूज़ करी थी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाना तो इनको खरीद सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है हमारा 4th चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसकी जो आपके फॉर्मूले हैं, रेडियस का फॉर्मूला, शेप कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, सर्कुलर होती है, वो उस पे आ सकता है, और टाइम पीरियड वाले पे कुछ सवाल आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोइल से डेरिवेशन है एक, वो आपको जरूर पढ़ लेनी है। और न्यूमेरिकल फोर्स सेंटर के लिए आपका पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल चिंता मत करो, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सिंपली जो टॉपिक बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ लेना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड लूप, ये आपकी डेरिवेशन है। यहाँ पे साइड लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को इस चैप्टर का लगता है वो ये लगता है भाई, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 वायर दे देंगे, इनकी वजह से आपको फोर्स डेराइव करनी पड़ेगी, डेरिवेशन। और इसी के नीचे आप अगर लॉन्ग आंसर में आया तो एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा 2 मार्क्स का, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें थ्योरी तो इंपॉर्टेंट ही है ही, और कन्वर्जन आपको पता चलनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा लूप पे टॉर्क बताने वाली, वो पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं, करंट लूप की वजह से कितने टॉर्क होता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो काफी छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको मूव ऑन कर लेना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो आपको सिंपली यार जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो ही रह गए, लगभग काफी ज्यादा डिलीट हो चुका है, आपको पूरा ही कर लेना जितना आपका टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़े क्यों रिस्क लेना फालतू में। लेकिन आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो भाई आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है प्रेडिक्ट करने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको। ये कोइल मूव करनी पड़ेगी, कोइल एक रख देंगे आपको, यहाँ पे सर्कुलर कोइल होगी, ये मैग्नेट होगी, तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। सिंपल राइट एंड थंब रूल लगाना है आपको, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोशनल ईएमएफ पे, इसको आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, और एप्लीकेशन क्या होती है एडी करंट की, ये आपको पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज मैं इसमें बता दूं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, इस पर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो भाई इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, कितनी होती है, हाफ Li²। वही सेम आपको करनी है जो कैपेसिटर में करी थी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये आपको जरूर पता नहीं है। वर्क डन आपका स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, W लिख रखा है आपको, भैया ये वर्क डन है, आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे कह रहे हो, तो भाई वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय B²/2 म्यू नॉट, तो इसको आपको जरूर पढ़ के जाने की डेरिवेशन के आने चांसेस हैं। अब आता है भाई एसी जनरेटर। अगर आप अगेन दोबारा से बता रहा हूँ भाई, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में जो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, वो आपको पता होना चाहिए, जेड इंपीडेंस
कब मिनिमम होता है, Z इजिकल टू R होगा तो वो हमारी रेजोनेंसी कंडीशन कहलाती है। मैक्सिमम करंट कंडीशन यही मैंने यहाँ पे लिख सकती है, रेजोनेंस वाली। उसके बाद क्यू फैक्टर एक छोटा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। इसमें आपके फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ऐड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए एक रिलेशन है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। ट्रांसफॉर्मर के लिए वाइंडिंग्स वाला, प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है हाउ टू मिनिमाइज लॉसेज और वाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड। इसके रीजन आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये एक एक दो नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा लैंपिंग ग्लो मोर और नॉट इन केस ऑफ कंडक्टर। तो आपके लैंप ग्लो क्यों करता है ज्यादा लेकिन इंडक्टर केस में क्यों नहीं करता, ये सवाल आप पढ़ सकते हैं अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई वाले इसको छोड़ सकते हैं। हाउ इंडक्टर एंड कैपेसिटर पास डीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, ये भी स्टेट बोर्ड वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं ईएम वेव्स। ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है और इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, और वो किस पे से आने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ईएम वेव में पूरा चैप्टर का नाम है। इसमें से आपको जो मेन क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कैसे प्रोडक्शन होता है उनका और यूजेस क्या क्या होते हैं, गामा रेज, अल्फा गामा रेज में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड क्या यूज होती है, वो सब आपको पता होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स आते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 9 और 10। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स यही आपको पास करवा सकते हैं अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया। तो सबसे पहला आपका एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा आता है आपका, मान लो हमने लाइट को रिप्लेस कर दिया अदर कलर से तो फोकल लेंथ पर क्या चेंज आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर। दो लेंस को आपको कंबाइन करके दे दिया जाएगा, एक कनकेव होगा एक कन्वेक्स होगा और उनकी फोकल लेंथ और आपको पावर बतानी पड़ेगी, ये रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम अगर आपको नहीं आते भाई इसमें बनाने तो यार तुम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे इसके। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कब होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो आप पता होना चाहिए भाई। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल का पता होना चाहिए। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का तो आपको पता ही होगा, एयर का तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, और जो गिवन होगा ऑयल वगैरह का अदर मीडियम होगा उसका आपको गिवन होगा, लेकिन वाटर ग्लास और इनका आपको पता होना चाहिए, एयर का तो नॉर्मल है भाई। उसके बाद हम मूव करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस में बीच में सेपरेशन कितना होता है वो आपको फाइंड करना है। आइडेंटिफाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको सवाल दे दिया जाएगा उसमें से बताना पड़ेगा आपको भाई कौन सी टेलीस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप वाले से सवाल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है, तो कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगेन ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ये लेंथ ऑफ जो ट्यूब है ना इस पे सवाल पूछा जाता है, दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। वाई अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज इन टेलीस्कोप और स्मॉल इन टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप में जो अपर्चर होता है वो लार्ज क्यों होता है और माइक्रोस्कोप में छोटा क्यों होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, टेलीस्कोप से हमारे दूर की चीजें देखनी है तो भाई अपर्चर हमें लार्ज रखना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप में हमें पास की चीजें देखनी है, छोटी जो चीजें होती हैं वो बड़ी करके देखनी है तो हमें स्मॉल रखना पड़ेगा अपर्चर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वो आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल की आपकी डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेनी है, डायग्राम आपको बताना आना चाहिए हाइगन प्रिंसिपल का। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के थ्रू दोनों प्रूव्ड है ना वो आपको पूछ लेता है। और इसमें जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई शेप ऑफ अ वेव फ्रंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शेप बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइट इमर्जिंग एंड डाइवर्जिंग फ्रॉम कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। ये आपको पता होने चाहिए इनके लिए क्या बनती है हमारी शेप जो होती है वेव फ्रंट की। कोहेरेंट सोन की कंडीशन क्या होती है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या क्या होती है। जो कंडीशन होती है ना 2n प्लस लैम्डा बाई 2 और 2n लैम्डा बाई 2 और इवन वाला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अगेन वही है, पोजीशन है और ये कंडीशन है। आई मैक्स और इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है, इस पे सवाल देखने को मिल सकता है। इसमें आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोल देगा, फाइंड करो इंटेंसिटी मैक्सिमम से टू इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल देखने को मिल सकता है टाइप ऑफ फ्रिंजेस यू ऑब्जर्व, किस टाइप की फ्रिंजेस तुम्हें ऑब्जर्व होंगी, ये आप स्किप कर सकते हो अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के हो, लेकिन अगर स्टेट बोर्ड के तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन इस साल तो आपके लिए हटा दिए, लेकिन स्टेट बोर्ड वालों का मुझे नहीं पता भाई, तुम्हें करनी पड़ेगी, सीबीएसई वालों के लिए तो हटा दी है। रेशियो ऑफ अ विड्थ, रेशियो ऑफ अ विड्थ सिंपली आपको वही जो यहाँ पे आई मैक्स टू आई मिनिमम है, यहाँ पे विड्थ का रेशियो पूछ लगता है, और आई मैक्स ये दोनों रेशियो वाले चांसेस है भाई, इन दोनों में रेशियो पूछा जा सकता है, तो आपको रेशियो वाला जरूर पढ़ लेना है।
एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करे ना, तुम सिंपली सैंपल पेपर सोल्व करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा डाइफ्रैक्शन का, विड्थ ऑफ द स्लिट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इफेक्ट पड़ता है साइज पे, इंटेंसिटी पे, और आपका पैटर्न क्या बनता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो तुम रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम एक ऐसे बच्चे जिन्होंने भाई किताब ही नहीं उठाई है तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहेगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें सिंपली आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेशन जरूर पढ़ के जानी है। अब वेवलेंथ कब ज्यादा ग्रेटर होती है वो भी आपको पूछ सकता है इसमें। उसके बाद आपकी वर्क फंक्शन क्या होता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फेनोमेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सवाल देखने को मिलेगा आपको। रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर, इस पे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है इसमें। ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। आपको मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, मॉडर्न फिजिक्स आपके लिए स्कोरिंग है, तो इसको आपको जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद सबसे बाद हम मूव करते हैं अपने एटम वाले चैप्टर पे। इसमें भाई फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं तो तुम कर लोगे, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है रेडियस का, टाइम पीरियड का, वेलोसिटी का, तो तुम भाई इसमें अटक जाओगे। तो इसलिए तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से तुम्हें पढ़ लेने हैं इसके। उसके बाद न्यूमेरिकल आने के चांसेस में फाइंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो भाई ये कुछ करो ना करो लेकिन ये वाला जो तुम्हें ना ये रिलेशन ये जरूर कर लेना, क्योंकि इस रिलेशन से तुम्हारा सवाल डेफिनेटली तुम्हें दिखेगा। एनसीईआरटी में इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो जरूर पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन भी है वो भी जरूर पढ़ लेना। इसके बाद ये है आपके कुछ रिलेशन है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू √2m k। इस पे सवाल देखने को मिल सकता है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूक्लियाई चैप्टर। ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, इसमें से लगभग काफी % डिलीट हो चुका है अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। अगर अगेन मैं दोबारा स्टेट बोर्ड वालों को बताना चाहूंगा, एक बार सिलेबस चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये करने हैं। मास नंबर की एक्सप्रेशन आपको पूछ सकती है, इसमें रिलेशन जो होता है R इज इक्वल टू R0 A में 1/3, तो वो उस पर एक सवाल पूछने को मिल सकता है। एनर्जी रिलीज न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम चांसेस है, अगर आएगा तो इसमें मास डिफेक्ट पे एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो वो आपको जरूर पढ़ लेनी है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज है वो कैरेक्टरिस्टिक जो पता होनी चाहिए। और ग्राफ इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ है तो वो आप जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पी टाइप और एन टाइप कैसे फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर भाई काफी ज्यादा इजी है, 7 मार्क्स का आ रहा है सीबीएसई में, और हो सकता है अगर तुम स्टेट बोर्ड के तुम्हारे में ज्यादा मार्क्स का आ रहा हो। तो यही कुछ टॉपिक है, इससे बाहर से तुम्हारा कुछ भी सवाल नहीं आएगा। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होती है, पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे बनता है और पीएन जंक्शन कैसे बनता है। पोटेंशियल बैरियर से सवाल आएगा कि डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज कैसे होती है। और पोटेंशियल बैरियर की एक डेफिनेशन इसमें पूछ लेता है, पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म होता है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस वर्किंग कैसे करती है। सिंपली फॉरवर्ड बायस में आपके हायर पोटेंशियल से बैटरी कनेक्ट होगी तो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और रिवर्स बायस में लोअर पोटेंशियल से बैटरी कनेक्ट होगी तो रिवर्स बायस बन जाएगा। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ लेनी है। और उसके बाद जो रेक्टिफायर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता है इसमें। फाइनली ये जो टॉपिक है खत्म हो चुके हैं। ये टॉपिक अगर तुम पढ़ लेते हो, रेक्टिफायर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेक्टिफायर सिंपली किस लिए यूज होता है, एसी से डीसी बनाने में यूज होता है। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दोनों पढ़ के जाने हैं। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।